हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में बोल्ट्जमैन फैक्टर को देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है और इसका क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में क्या रोल है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और वो ये है कि हमारे पास एक रिजर्वायर है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। इस रिजर्वायर में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसके साथ एक और सिस्टम एसोसिएटेड है। ये कोई सिस्टम एस है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। इसमें एक एटम है, इस सिस्टम में एक एटम है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये वाला इसके साथ अटैच है इस रिजर्वायर के साथ। इस सिस्टम में एनर्जी इन एंड आउट हो सकती है, रिजर्वायर से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये एक एटम है। फॉर एग्जांपल कि इसकी दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक की एनर्जी E1 है और एक की एनर्जी E2 है। जैसे हम जानते हैं कि एटम के अंदर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमने देखा है। तो हम लेट कर रहे हैं कि सिर्फ दो एनर्जी स्टेट्स हैं, तो इसको S1 कह देते हैं इस स्टेट को, और इस स्टेट को S2 कह देते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो E2 एनर्जी है वो ज़्यादा है E1 से। तो इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि स्टेट S1 में एटम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और स्टेट S2 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये अगर ये एटम ये वाला जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड होता तो दोनों की एनर्जी जो थी वो इक्वली प्रोबेबल थी, दोनों की एनर्जी में कोई मोर लाइकली नहीं था। लेकिन चूंकि ये अब इसके साथ रिजर्वायर के साथ अटैच है तो अब इसमें दोनों में से कोई एक जो स्टेट है वो ज़्यादा प्रोबेबल हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है एनर्जी पे कि उस सिस्टम की एनर्जी कितनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी S1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या S2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखते हैं कि हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इन अ स्टेट ऑफ S1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये वाला सिस्टम S1 स्टेट में है तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी इस रिजर्वायर की माइक्रो स्टेट्स के साथ जब सिस्टम S1 में है। ये सिस्टम जब S1 में है तो इसके अंदर माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी। अब इस बात को समझ सकते हैं कि अगर सिस्टम S1 स्टेट में है यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी कम है, इस स्टेट की अगर एनर्जी कम है तो इधर एनर्जी ज़्यादा होगी, रिजर्वायर के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अवेलेबल माइक्रो स्टेट्स भी ज़्यादा होंगी। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट S1 के अंदर रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके साथ एसोसिएटेड है इस रिजर्वायर की माइक्रो स्टेट्स के साथ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इन सिस्टम S2 इज प्रोपोर्शनल टू द माइक्रो स्टेट्स ऑफ अ रिजर्वायर व्हेन द सिस्टम इज इन S2। जब सिस्टम S2 में चला जाएगा, मतलब एटम जो है उसकी वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में S2 में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब एटम के पास, इस वाले सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी तो इस रिजर्वायर के पास एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी तो अवेलेबल माइक्रो स्टेट्स भी कम होंगी। तो ये वाले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ये वाली ज़्यादा है, ग्राउंड स्टेट में रहने की एटम की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ज़्यादा है तो इसके क्रॉसपाउंड इसके माइक्रो स्टेट्स भी उस वक्त ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी माइक्रो स्टेट्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम E2 में है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे E2 में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो E2 में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, एटम E2 एनर्जी स्टेट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसके क्रॉसपाउंड इस रिजर्वायर के
जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो भी उस वक्त कम होंगी, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने हासिल कर ली है इस एटम ने। तो ये दो प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें दोनों को, तो हम यहाँ से एक रेशियो बना सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन S2 and probability of the system in state S2 is equal to the microstates of reservoir when this system in state S1, माइक्रोस्टेट्स के S1 एंड S2 में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। माइक्रोस्टेट्स जो रेजरवायर की जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो तब लिखी जा रही हैं जब ये वाला एटम अपनी स्टेट S1 में है, एंड माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ रेजरवायर व्हेन द सिस्टम दिस सिस्टम इन स्टेट S2। तो ये हमने एक इक्वेशन लिखी जो कि प्रोबेबिलिटीज़ की रेशियोज़ की इक्वेशन है। अब हम इससे हम माइक्रोस्टेट से कन्वर्ट करना चाहते हैं, एनर्जीज़ में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी में है। हम जानना चाहते हैं कि अगर इसकी एनर्जी E1 एंड E2 है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हमारे पास एनर्जीज गिवन है, लेकिन ये माइक्रोस्टेट्स हैं इस रेजरवायर की, तो हम इससे एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब एनर्जी में कैसे जा सकते हैं, तो हम रेजरवायर के जो माइक्रोस्टेट्स हैं उनका ताल्लुक है एनर्जी से, लेकिन एनर्जी से पहले हम देख सकते हैं इसका ताल्लुक है वो इंट्रोपी से होता है। उसका जो रिलेशन है, जो डेफिनेशन है इंट्रोपी की, वो ये है कि S इज इक्वल टू K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज माइक्रोस्टेट्स। अब हम इस माइक्रोस्टेट की वैल्यू यहाँ से अगर मालूम करना चाहें तो K को अगर मैं इधर जाके डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू S यहाँ पे इंट्रोपी है तो S डिवाइड बाई K। हमें ये नंबर चाहिए है, माइक्रोस्टेट्स चाहिए हैं, तो नाउ माइक्रोस्टेट्स विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ S बाय K। मीन्स मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ E से। तो नेचुरल लॉग की इसकी प्रॉपर्टी है कि S बाई K जो है ये इसके एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो S बाई K। तो ये माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूँगा तो ये इक्वेशन बनेगी P ऑफ probability of S1 and divide by probability of S2 will be equal to, इसकी जगह पे exponential of entropy of reservoir when system in S1 divided by K and divided by exponential of SR entropy of the reservoir when system in S2 state divided by K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम माइक्रोस्टेट से जा चुके हैं इंट्रॉपी में, रेजरवायर की इंट्रॉपी में। अब इंट्रॉपी से हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंट्रॉपी से एनर्जी में जाने के लिए इसको इक्वेशन 1 कह दें। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये है कि dq is equal to du change in internal energy plus work done minus mu and dn। जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क डन में, एंड माइनस म्यू dn के अगर पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम के दरमियान में, अगर पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो ये टर्म ऐड होगी। और म्यू का मतलब ये है कि ये एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड है कि एक पार्टिकल को ऐड करने में और या उसको रिमूव करने में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे तो कोई पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो dn है ये 0 हो जाएगा। और ये सारा हमने रेजरवायर के लिए लिखा है, रेजरवायर के लिए। तो ये जो नंबर है ये 0 है, और ये dVr तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है
या इसमें आती है एटम में, तो रिजर्वायर के वॉल्यूम में कोई फ़र्क आएगा? तो रिजर्वायर के वॉल्यूम में कोई अगर फ़र्क आएगा भी तो वो बहुत कम होगा, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दो टर्म्स को हम निगलेक्ट करेंगे, तो जो डी क्यू आर होगा वो बराबर होगा डी यू आर के। अब इससे हम इंट्रॉपी में जा सकते हैं। डी क्यू, इसकी डी क्यू से हम अगर इंट्रॉपी में जाए तो इसका जो रिलेशन होगा, हम जानते हैं कि जो इंट्रॉपी का जो रिलेशन है, डी एस इज इक्वल टू 1 बाई टी एंड डी क्यू। ये इसका रिलेशन है इंट्रॉपी का हीट के साथ। तो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो टी डी एस आ जाएगा, टी डी एस एंड डी यू आर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डी एस आर इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी ऑफ डी यू आर। तो इंट्रॉपी से एनर्जी का इंटरनल एनर्जी के साथ ताल्लुक हमें मिल गया है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको अगर मैं देखूँ तो ये एनर्जी है रेजरवायर की और इंट्रॉपी है रेजरवायर की, लेकिन हम जानना चाहते हैं इस सिस्टम के बारे में, हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इसकी एनर्जी और इसकी प्रोबेबिलिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। इस वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है रेजरवायर की, हमें इसको भी चेंज करना है और हमें एटम की एनर्जी में जाना है। उसके लिए इसको मैं चेंज इन इंट्रॉपी है तो इसको हम लिख सकते हैं कि एस आर ऑफ S2 minus SR, entropy of a reservoir when system in state S2 minus entropy of the reservoir when a system in state S1 is equal to 1 over capital T into DUR का मतलब ये है कि internal energy of a reservoir when a system in state S2 minus internal energy of reservoir when a state system in S1, state S1। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है रिजर्वायर की। अब हम जानते हैं कि अगर रिजर्वायर से एनर्जी मिलेगी इस सिस्टम को, तो या फिर इस सिस्टम से रिजर्वायर को एनर्जी मिलती है, तो इन दोनों का जो चेंज का जो सम होगा वो ज़ीरो रहेगा। कि अगर एटम एनर्जी गेन करता है तो रिजर्वायर लॉस करता है, या फिर अगर जो रिजर्वायर है वो गेन करता है तो एटम लॉस करता है, दोनों कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि रिजर्वायर की है, ये इक्वल होगी चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे अगर सिस्टम की एनर्जी की बात की जाए तो E एनर्जी व्हेन अ सिस्टम इन S2 माइनस एनर्जी व्हेन द सिस्टम इन स्टेट S1। लेकिन साथ में एक माइनस आएगा। उस माइनस का मतलब ये है कि एक गेन कर रहा है तो दूसरा लॉस कर रहा है। या हम इसको इस बात से कह सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो एटम की, एंड प्लस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि रिजर्वायर की है वो इक्वल होगी ज़ीरो के। इन दोनों का जो चेंज है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिजर्वायर है वो इक्वल है माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द एटम। इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया। अब ये वैल्यू हम इंट्रॉपी से कन्वर्ट कर चुके हैं एनर्जी ऑफ द एटम में। यही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए थी इक्वेशन 1 में, कि इक्वेशन 1 में अगर मैं इक्वेशन 1 को दोबारा से लिखूं, इक्वेशन 1 probability of system in state S1 and probability of the system in state S2 is equal to exponential entropy of the system in S1 minus
entropy of the reservoir in state S2 and divided by K। ये इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा से लिखा यहाँ पे। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, इसकी जो वैल्यू है S2 माइनस S1 है, यहाँ पे S1 माइनस S2 है, तो एक माइनस का चेंज आएगा, तो वो हम लिख लेंगे। तो P ऑफ probability of the state S1 and divided by probability of in state S2 is equal to exponential of, ये सारा नंबर आएगा इसकी जगह पे, तो ये आएगा E of S2 माइनस E of S1 डिवाइडेड बाई KT। K भी आएगा और T भी आएगा, ये नेगेटिव, और इसके आर्डर चेंज करने से जो नेगेटिव आएगा वो कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं, probability of S1 divided by probability of S2 is equal to exponential of E S1 by KT divided by exponential of minus E in a state of S2 and divided by K2। अब ये probability आ गई है, probability की रेशियोज इस फैक्टर के इक्वल है, इन दो रेशियोज के इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है और एक एटम की S1 स्टेट में जो रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है इस फैक्टर के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एनर्जी ऑफ दैट स्टेट एंड डिवाइड बाय KT, एंड K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसी को बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई S1 डिवाइड बाय KT, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी पोजीशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हम देख सकते हैं कि जो P ऑफ S1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ऑफ S1 डिवाइड बाई KT इज इक्वल है, किसके इक्वल है? P ऑफ S2 प्रोबेबिलिटी ऑफ द S2 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ऑफ S2 एंड डिवाइड बाई KT, ये दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ। अब ये देखें कि ये जो रेशो है जस्ट S1 पे डिपेंड कर रही है और ये रेशो जो है जस्ट S2 स्टेट पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेशो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट S1 एंड डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ऑफ S1 डिवाइड बाई KT विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1/z है। ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी इन अ स्टेट S1 विल बी इक्वल टू 1/z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ऑन स्टेट S डिवाइड बाई KT। जनरलाइज कर दिया, 1 ड्रॉप कर दिया, तो अब ये प्रोबेबिलिटी इन एनी स्टेट S विल बी इक्वल टू 1/z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एनर्जी ऑफ दैट स्टेट डिवाइड बाई KT। तो ये प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है। यहाँ पे जो z है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी को और बोल्ट्जमैन फैक्टर को आपस में जो रिलेट करता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो 1/z है। अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो हम मालूम कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का अगर मैं इसके ऊपर सम अप्लाई करूँ तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 एंड 1/z, तो यहाँ पे भी सम अप्लाई किया है, द सम ऑफ ऑल माइनस ई ऑफ S डिवाइड बाई KT एंड सम ऑन ऑल स्टेट्स, तमाम स्टेट्स के ऊपर सम है। z उधर चला जाएगा, तो जो z की जो वैल्यू आएगी, जो कि z की जो वैल्यू है वो समेशन ऑन ऑल स्टेट्स
ई रेज टू पावर माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एस डिवाइड बाई के टी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो z है ये तमाम बोल्ट्जमैन फैक्टर जो हैं उनका सम के इक्वल है। तो आज के टॉपिक में हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर को देखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी को रिलेट करता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर प्रोबेबिलिटी को रिलेट करता है, ये प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बोल्ट्जमैन फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। इस रिलेशन से हमें ये बात पता चल रही है कि जिस स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी और एनर्जी का ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें कि इस तरफ प्रोबेबिलिटी है किसी एनर्जी की और इस तरफ एनर्जी है। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिस स्टेट के पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज़ करेगी प्रोबेबिलिटी।